एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉम्ट की स्टडी का वो है उसका लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। तो ये लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस क्या है? तो बेसिकली थ्रू लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस उसने कैसे सोसाइटी इवॉल्व की अभी तक, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, बेसिकली वो इसको स्टडी कर रहा है। तो उसके हिसाब से सोसाइटी जो है इंटेलेक्चुअली या ओवरऑल 3 फेजेस से गुजरी है। पहला फेज को वो जो है थियोलॉजिकल बोलता है, दूसरे को वो मेटाफिजिकल बोलता है, और तीसरे को वो जो है पॉजिटिविस्ट बोलता है। तो ये तीनों स्टेज जो है उसके हिसाब से सोसाइटी में वन आफ्टर अनदर आते हैं, यानी कि थियोलॉजिकल फेज से सोसाइटी इवॉल्व होके मेटाफिजिकल में जाती है, मेटाफिजिकल से इवॉल्व होके वो जो सोसाइटी जो है पॉजिटिविस्ट में जाती है। तो उसका ये मानना था कि अप टू 1300 AD जो है ये जो पीरियड है ये थियोलॉजिकल फेज है। फिर 1300 से लेके 1800 का जो फेज है यानी कि मेडिवल प्लस रेनेसां वाला जो फेज है वो कहीं ना कहीं उसको वो मेटाफिजिकल बोलता है। और तीसरा जो है ऑनवर्ड्स जो है इनलाइटनमेंट, ऑनवर्ड्स, ये उसके हिसाब से ये जो फेजेज हैं यूरोप में ये रिप्रेजेंट करते हैं थियोलॉजिकल को, मेटाफिजिकल को और पॉजिटिविस्ट को। तो थियोलॉजिकल जो है सिंस ह्यूमन हिस्ट्री से लेके 1300 AD तक का जो फेज है वो क्या है आपको थियोलॉजिकल है। थियोलॉजिकल, थियो का मतलब ही होता है रिलीजन। तो ये वो फेज है जबकि ह्यूमन को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ह्यूमन जो था डरा हुआ रहता था, ह्यूमन कुछ भी होता था तो उसका जो रीजन है, रीजनिंग जो था वो एक क्या करता था, भगवान को या एक सुपर नेचुरल एंटिटी को असाइन कर देता था। ठीक है, तो ये रिलीजन यहाँ पे डोमिनेंट रहेगा, रिलीजियस थिंकिंग जो है काफ़ी डोमिनेंट रहेगी, और रीजन जो भी है किसी भी चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो सुपर नेचुरल एंटिटी या डेटी को असाइन कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में देख लीजिए कि हवा चलेगा, तेज चलेगा, कम चलेगा, उसकी जिम्मेवारी वरुण देवता को संभाल दिया है। अग्नि देवता, आग लगेगा नहीं लगेगा उसकी जिम्मेवारी अग्नि देवता संभाल रहे हैं। सूरज भी जो है गर्मी ज़्यादा पड़ेगा कम पड़ेगा सबकी जिम्मेवारी सूरज देवता संभाल। यानी आप जिस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकें, क्यों ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, क्यों कम गर्मी पड़ रहा है, क्यों आज तेज हवा चल रहा है, क्यों कल हवा नहीं चल रहा था, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं उसको एक ह्यूमनॉइड फिगर, एक भगवान को, एक डेटी को उसका रीजन देते हैं कि वरुण देवता गुस्सा है इसीलिए तेज हवा चल रही है। राइट, तो ये डेटी वाला जो है ना कि कुछ भी जो भी समझ में नहीं आए तो उसका रीजन जो है डेटी को दे देते हैं, वो चीज़ है। इस फेज में प्रिस्ट कौन डोमिनेंट होंगे? प्रिस्ट लोग डोमिनेंट होंगे। रिलीजन और मिलिट्री ये दोनों काफी डोमिनेंट जो है सोशल स्ट्रक्चर है, रिलीजन और मिलिट्री। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मतलब ये बेसिक नेचर है सोसाइटी का। राइट, तो फोर्स का यूज जो है काफी कॉमन है, जो भी अपने से अलग है उसके अगेंस्ट फोर्स यूज करना है। ठीक है, तो वो मिलिट्री, ये उसका मानना था कि सबसे पहले जो सोसाइटी इवॉल्व हुई उसमें ऐसे लोग थे। ठीक है, रिलीजन, डेटी, मतलब रिलीजियस रोल ज़्यादा। ये है थियोलॉजिकल फेज, इसको रिप्लेस करके मेटाफिजिकल है। तो यहाँ जो चेंजेज है मेटाफिजिकल फेज में वो एक तरह से सोचिए ट्रांजिशनरी है, क्योंकि मेटाफिजिकल फेज थियोलॉजिकल और पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के बीच का फेज है। तो ये एक तरह से क्या है, ट्रांजिशनरी है। ये फेज जो है ट्रांजिशनरी है। दूसरी जो खासियत है इस फेज की, इस फेज में रैदर देन एक्सप्लेनिंग समथिंग टू द गॉड और असाइनिंग अ रीजन टू द गॉड, भगवान को पकड़ने के बजाय कि आग इसलिए लगा क्योंकि अग्नि देवता गुस्सा हो गए थे, बारिश इसलिए तेज हुई क्योंकि वरुण देवता गुस्सा हो गए थे, आंधी इसलिए, मतलब इस तरह का जो गॉड बेस्ड, जो इंडिविजुअल डेटी बेस्ड लॉजिक था
उसकी जगह पर लोग अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग देना शुरू करेंगे। यानी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा मैच्योर हुआ है और थोड़ा सा क्या हुआ है, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हुआ। यहां पर बिना ह्यूमनॉइड फिगर दिए वो लोग सोच ही नहीं पा रहे थे, बट अब ज्यादा मैच्योर हो गए हैं तो अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर एब्स्ट्रैक्ट ये फेज है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का। तो अब लोग जो है अग्नि देवता, ये देवता, वो देवता की बजाय लोग अब नेचर का कॉन्सेप्ट लाए। नेचर क्या है, भगवान भी नहीं है, बट नेचर अपने आप में कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखता है। तो ये फुल्ली सुपर नेचुरल से डिसजॉइंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो लॉजिक है, जो रीजनिंग दिया जा रहा है, वो गॉड की जगह, ह्यूमनॉइड डेटी की जगह एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर को दिया जा रहा है। तो ये जो मेटाफिजिकल फेज जब मैच्योर होगा तो उस वक्त नेचर जो है उसके बेस पे लोग बहुत चीज एक्सप्लेन करने लगेंगे कि सब कुछ नेचर कर रहा है। नेचर अगेन ऑल परवेसिव है, डोमिनेंट है, बट अगेन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कोई डेटी नहीं, कोई इंडिविजुअल डेटी नहीं है। तो ये मेटाफिजिकल फेज की खासियत है। मेटाफिजिकल फेज में क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होने शुरू हो गए, एब्स्ट्रैक्ट हो गए हैं, लोगों का थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा मैच्योर हो गया है, काफ़ी इवॉल्व हो गया है इस फेज से। तो इस फेज में लॉ भी काफ़ी प्रोग्रेस करेगा और लॉयर्स एंड प्रिस्ट जो है इस फेज को स्टिल डोमिनेट करेंगे। प्रिस्ट कंटिन्यू करेंगे एंड लॉयर इस फेज को डोमिनेट करेंगे। स्टेट जो है काफी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इस फेज में हो जाएगा, ठीक है। स्टेट का रोल बढ़ जाएगा क्योंकि अगेन अंडरस्टैंडिंग और ये सब ग्रो कर रहा है लोगों का, ठीक है। तो ये है मेटाफिजिकल फेज, जहाँ की थिंकिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जब होता है, एस्ट्रोलॉजी में आपका हाथ देखता है, बोलता है शनि ये है वो है, तो बेसिकली आप भगवान को नहीं पकड़ते हो, बट लेकिन एक ग्रह जो है, जो रियल जो ग्रह है, आप उसको अटैच कर रहे हो उससे। दूसरा आप ऐसे ले सकते हो जैसे कर्मा की थ्योरी, कि आप कुछ गड़बड़ करोगे तो नेक्स्ट लाइफ में आपको पनिश किया जाएगा। अगेन ये क्या है, भगवान को आप नहीं कर रहे हो कि फलाना भगवान बैठा हुआ है जो कि आपका अकाउंट रख रहा है और आपको पनिश कर रहा है, बल्कि कर्मा एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पनिश करेगा, राइट। तो ये इस तरह की मैच्योरिटी थिंकिंग, लेकिन स्टिल एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। इसके बाद थियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल थिंकिंग के बाद नई थिंकिंग डेवलप होती है, वो है पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा देख चुके हैं, जहां की लोग जो है अब जो है जो चीज देख नहीं सकते हैं, जो चीज ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, भगवान को ना आप देख सकते हैं ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन चीजों पर से फोकस हटकर फोकस ये होगा जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, उसकी बेस पे एक्सप्लेन करना, कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड का अप्लाई करना, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेबल चीज को स्टडी करना और उसके बेस पे चीजों को एक्सप्लेन करना, ये जो है पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन की खासियत है। तो उसका ये मानना था कि सोसाइटी रिलीजन के बेस पे एक्सप्लेन करना, फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बेस पे एक्सप्लेन करना, और फिर फाइनली लोग साइंटिफिक के बेस पे, डाटा के बेस पे, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो नेचर ऑफ एक्सप्लेनिंग चेंज हो गया है, रिलीजन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शंस, और फाइनली डाटा के बेस पे क्यों क्या कैसे हो रहा है वो एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये हो गया कि एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना। दूसरा कंसर्न क्या चेंज हुआ है, जहां की यहां पर बड़े बड़े क्वेश्चंस लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम क्यों धरती पे आए, क्यों मतलब बड़े बड़े फिलॉसफी में बड़े बड़े चीज लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कि हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, ये क्यों मूव करता है, यूनिवर्स कहाँ से आया, ये चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिविस्ट लोग को पता है कि ऐसे चीज़ों को ना आप सही प्रूव कर सकते हो ना गलत प्रूव कर सकते हो, क्योंकि भगवान है कि नहीं है आप प्रूव नहीं कर सकते हो, राइट। इनका कंसर्न मोर इमीडिएट है, जो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। सोसाइटी में डाइवोर्स क्यों हो रहा है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्यों है, जो चीज़ डाटा कलेक्ट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना यहाँ पे फोकस है पॉजिटिविस्ट में, ठीक है। तो कंसर्न्स अब जो है ना ग्रेटर क्वेश्चन को छोड़कर, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोड़कर के ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्यों है, दुनिया क्यों बना, यूनिवर्स कहाँ से आया, क्यों आया, इन क्वेश्चंस को छोड़कर
कहीं ना कहीं कंसर्न ये हो गया जो इमीडिएट जो चीज़ें प्रूव की जा सकें उसको स्टडी करना, ठीक है। और यहाँ पर हर एक चीज़ जो है साइंटिफिक बेसिस पे होगा। तो ये 3 स्टेजेज हैं, ठीक है। ये सोचने के स्टेजेज भी हैं और सोसाइटी के चेंजेज के स्टेजेज भी हैं। तो उसका ये मानना था कि जैसे इस फेज में जब इक्विलिब्रियम होगा तो ज़्यादातर लोग इसी थिंकिंग प्रोसेस के होंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेज जब अपने पीक पे होगा तो सब कुछ सोशल हार्मनी में होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द थिंकिंग ऐसी ही होगी, राइट। सेम है, मेटाफिजिकल जब पीक पे होगा तो सेम होगा, और जब पॉजिटिविस्ट अपने पीक पे पहुंचेगा तो ऐसा होगा, राइट। तो इस फेज को जब वो सब चीज एक तरह से हार्मोनियस होता है, सब कुछ अच्छा होता है, इसको वो ऑर्गेनिक बोलता है, ऑर्गेनिक स्टेज बोलता है। वो क्या बोलता है? ऑर्गेनिक बोलता है। यानी कि यहां पर क्या सब हंकी डोरी चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एज अपोज टू दैट, जब भी सोसाइटी इस फेज से इस फेज में ट्रांसफर हो रही होगी, या सोसाइटी जब इस फेज से इस फेज में ट्रांसफर हो रही होगी, तो क्या होगा? इन आइडियाज का डिक्लाइन हो रहा होगा और दूसरे आइडियाज का इंक्रीज हो रहा होगा। तो सोसाइटी में दोनों आइडियाज एक साथ प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा? इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, इंटेलेक्चुअल झगड़ा चल रहा होगा, और ये सोसाइटी में अनरेस्ट कॉज करता है। यहां भी क्या होगा? ये सोसाइटी में, सॉरी, ये फेज सोसाइटी में अनरेस्ट कॉज करता है। ये जो अनरेस्ट, तो यहाँ क्या इंटेलेक्चुअल डिबेट्स चल रहे होंगे, लोग शांत नहीं होंगे, लोगों में झगड़ा हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस फेज में वो था उसके हिसाब से सोसाइटी इस फेज में थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फेज ये था जहाँ की मेटाफिजिकल फेज डिक्लाइन कर रहा था और पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन ग्रो कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह के फेज को जहाँ के इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा है, इंटेलेक्चुअल के कारण क्या है? झगड़ा हो रहा है, ठीक है, इसको वो क्या कहता है? क्रिटिकल फेज बोलता है। ये ऑर्गेनिक फेज हो गया और ये क्रिटिकल फेज हो गया। तो जब भी ट्रांजिशन होगा तो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होगा, हीटेड डिस्कशन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इसी चीज को वो क्रिटिकल फेज बोलता है। इसको ऐसे सोच लीजिए कि जैसे कि सोसाइटी में एक भीड़ है, एक रूम है जिसमें सारे लेफ्टिस्ट बंद हैं, सब आराम से रहेंगे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, हाँ बहुत सही बहुत सही बहुत सही बोलेंगे। एक रूम है जिसमें सब बंद हैं, सब राइटिस्ट हैं, सब सही है, सब बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। बट अगर राइटिस्ट के ग्रुप में 5 लेफ्टिस्ट को ले जाके छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्यों झगड़ा शुरू हो जाएगा? क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है, ठीक है। क्यों? तो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होगा एंड दैट विल रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट। सेम उसका मानना था कि मेटाफिजिकल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जिस समय वो ग्रो कर रहा था, मेटाफिजिकल फेज के थिंकर्स भी थे, बट कंप्लीटली पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन ने ओवरटेक नहीं किया था। तो ये जो है दोनों थॉट प्रोसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग रॉयलिस्ट भी हैं इस फेज में, कुछ लोग जो हैं रिपब्लिकन भी हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं। तो उन दोनों आइडियाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसी कारण से पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इसी कारण से क्रिटिकल फेज है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फेज और क्रिटिकल फेज आप समझ गए। जो अनरेस्ट का फेज है वो क्रिटिकल फेज है, जो पीस का फेज है वो ऑर्गेनिक फेज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक फेज एंड क्रिटिकल फेज। तो उसका कंसर्न क्या था कि ये जो क्रिटिकल फेज है ये क्या होता है? अनपीसफुल होता है, ये जो है वायलेंस का फेज होता है। तो उसका कंसर्न ये है कि हम किस तरह से इस क्रिटिकल फेज को शॉर्ट कर सकते हैं, क्रिटिकल फेज को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल फेज जितना कंप्रेस होगा वायलेंस उतना कम होगा, उतना पीसफुल तुरंत हम ट्रांजिशन कर जाएंगे। तो होल पर्पस ऑफ स्टडिंग सोसाइटी, होल पर्पस ऑफ स्टडिंग सोसाइटी वाज कि ये क्रिटिकल फेज कम हो। तो वो जो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन पढ़ना चाह रहा था या जो लाना चाह रहा था, तो उसका क्या मानना था कि फाइनली सोसाइटी, उसके हिसाब से सोसाइटी जो उसके टाइम की थी वो कंप्लीटली पॉजिटिविस्ट हुई नहीं थी, इट वाज ऑन द वे टू बिकम पॉजिटिविस्ट, ठीक है। तो इस कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उसके हिसाब से उसकी सोसाइटी यहां पर है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर मैं यहां लिख दूं तो उसकी सोसाइटी यहां पर है, यहां से उसे पॉजिटिविस्ट में ले जाना है। तो कैसे वो फास्ट ट्रैक करे, कैसे वो एनफ नॉलेज, कैसे वो एनफ लोगों को कन्विंस करे कि पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन जल्दी से आ जाए। अल्टीमेट गोल उसके हिसाब से पॉजिटिविस्ट स्टेज में पहुंचना है सोसाइटी का। याद रखिएगा उसके टाइम पे सोसाइटी
क्रिटिकल फेज में थी, पॉजिटिविस्ट में नहीं पहुंची थी। उसका गोल था इस प्रोसेस को स्पीड अप करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फेज से या कॉन्फ्लिक्ट के रिवॉल्यूशन से बाहर, क्योंकि एक बार पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन आएगा तो फिर से सोसाइटी में हार्मनी आ जाएगी, सारे लोग इंटेलेक्चुअली सेम सोचने लगेंगे। चाहे वो रिपब्लिकन थॉट के हों, तो सारे लोग जब रिपब्लिकन थॉट के होंगे, सारी सोसाइटी में रिपब्लिक आ जाएगा, तो फिर काहे का झगड़ा? झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोनार्क बैठे हुए हैं और लोग चाह रहे हैं रिपब्लिक, ठीक है ना। तो यहां पर ये इशू है उसका कि इसलिए वो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन में ले जाना चाहता है, तो ये है उसका कंसर्न। तो इसलिए जो मैंने शुरुआत में बताया था, उसकी सोशियोलॉजी एक एक्शन ओरिएंटेड सोशियोलॉजी है, ताकि वो चाहता है सोसाइटी में चेंज आए और वो वहां पहुंचे। यहां पर एक बात जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो तीनों स्टेजेस की जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके हिसाब से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि जो थियोलॉजिकल फेज की थिंकिंग है वो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के थिंकिंग के साथ कंफर्टेबल नहीं है, और यही कारण है कि जो थिंकिंग प्रोसेस है कंफर्टेबल एक दूसरे से नहीं है, और यही कारण है कि क्रिटिकल फेज आता है, इसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसी कारण से बेसिकली क्या है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट रिफ्लेक्ट्स एज सोशल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो कहने का ये मतलब आपको समझना है कि वो ये कहना चाह रहा है कि रिलीजन इज नॉट कंफर्टेबल विद द साइंटिफिक वर्ल्ड, यानी कि क्या कहने का मतलब हो गया कि जो पुराने रिलीजन है दे विल नॉट बी कंफर्टेबल विद द फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन, यानी कि पुराने रिलीजन गायब हो जाएंगे आने वाले फ्यूचर के साथ। तो इस टाइम में सोशल कोहेसिवनेस क्रिएट करने के लिए वो प्रपोज करता है पॉजिटिविस्ट रिलीजन। इसको जो है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी भी आप वो बोलता है। ठीक है, तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो है या पॉजिटिविस्ट रिलीजन जो है बेसिकली जो ओल्ड रिलीजन है उनको रिप्लेस करके लाएगा। तो दिस रिलीजन विल बी सेक्युलर, दिस रिलीजन विल बी ह्यूमनिस्टिक, दिस रिलीजन विल बी साइंटिफिक, राइट। दिस रिलीजन विल बी scientific, this religion will be humanistic and this religion will be secular। तो ये है उसका। तो ये जो रिलीजन लाएगा और इस फेज में जो इंपॉर्टेंट रोल होंगे, यानी कंप्लीट पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन में जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे वो कौन होंगे? सोशियोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और साइंटिस्ट। क्योंकि ये सारे लोग जो है इस प्रोसेस, इस टाइम की जो थिंकिंग है उससे क्या है, ट्यून में है। और यहाँ पर जो सोशियोलॉजिस्ट है उसका रोल खास करके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है जब ये सोशल लॉज को समझ जाएगा, जब वो सब कुछ समझ जाएगा, ही विल ट्राई टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ दिस एग्जिट फ्रॉम दिस क्रिटिकल फेज। सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या है कि वो समझ जाएगा सोशल लॉज को, वो ये समझ जाएगा कि पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन में हम कैसे पहुंचेंगे, और वो उसका यूज करके क्रिटिकल फेज से जल्दी बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये है सोशियोलॉजिस्ट का रोल, क्रिटिकल रोल। तो इसके साथ हमारा जो है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कंप्लीट हो गया। अब हमको थोड़ा सा इसका रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पे देखना है। तो ये रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, हालांकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने जैसा कि बताया था शुरुआत में, ये क्या है कि इसके लव लाइफ से काफ़ी इन्फ्लुएंस था और काफ़ी सारा इसमें एब्सर्डिटी और नॉनसेंसिकल चीज़ भी है जो कि आपको नोट्स में इजीली मिल जाएगा। तो ये जो आपका रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी या पॉजिटिविस्ट रिलीजन है ये बहुत कम चांस है पूछा जाने का, नोट्स में हालांकि आपका दिया हुआ है, बट इसका कुछ बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ। ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसमें सोशोलॉजिस्ट का काफ़ी रोल होगा। दे विल एक्ट एज ए प्रीस्ट, दे विल एक्ट एज ए मेंटर, गाइड, सोसाइटी कैसे गवर्न होना चाहिए, बिकॉज दे नो द सोशल लॉज, दे विल हैव दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट। ठीक है, वो चीज़ है। जो एक चीज़ मैं खास करके ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि दिस इज कॉल्ड रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। इसके हिसाब से जब ये ओल्ड रिलीजन डिक्लाइन कर जाएंगे तो एक्चुअली किस चीज़ को लोग वर्शिप करेंगे, तो उसका ये मानना था कि लोग एक्चुअली ह्यूमैनिटी इटसेल्फ को वर्शिप करेंगे। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी इसलिए वो बोलता है उसको कि लोग ह्यूमैनिटी को इटसेल्फ वर्शिप करेंगे, यानी ह्यूमन हुड को वर्शिप करेंगे। तो ह्यूमैनिटी में कौन आएगा?
जो पास्ट में हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो प्रेजेंट में लोग हैं, और जो फ्यूचर में आने वाले हैं। कंप्लीट सेट ऑफ ह्यूमैनिटी को लोग वर्शिप करेंगे। और उसके हिसाब से ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज है जिसके लिए कि लोग, मतलब इट विल एक्साइट ह्यूमंस टू दैट एक्सटेंट कि लोग उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए जो है तैयार होंगे, राइट। तो इसीलिए वो बोलता है कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में सेलिब्रेशन जो होगा ह्यूमैनिटी का होगा, ह्यूमन अचीवमेंट का होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोच सकते हो कि महात्मा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है हम लोग 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, राइट। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, उनके अचीवमेंट का सेलिब्रेशन है। इसी तरह से हो सकता है कि जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार जो है मून पे पैर रखा, आप उसको साइंटिफिक अचीवमेंट के रूप में सेलिब्रेट कीजिए, या इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करना। ह्यूमन अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाएगा रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में, ठीक है। तो ये चीज़ उसका जो है, आपको इसका छाप जो है, इसका जो इम्प्रिंट है वो डर्खिम के थिंकिंग में भी मिलेगा, रिलीजन की थिंकिंग में मिलेगा। जब डर्खिम बोलता है कि रिलीजन इज नथिंग बट सोसाइटी इन डिविनाइज्ड फॉर्म। बहुत सारी चीज़ें जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा रेफरेंस मैंने फ्यूचर के लिए दिया है, डर्खिम यहाँ ये है। आप एक बार पूरा देख जाइएगा, जब आप डर्खिम पढ़ लीजिएगा तब वापस जब आइएगा, देन यू वुड बी एबल टू रिलेट कि व्हाट आई एम सेइंग। जब कार्ल मार्क्स पढ़ लीजिएगा आइएगा वापस तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर इसलिए बताना जरूरी है ताकि फ्यूचर में आप उस लिंक को स्टैब्लिश कर सकें। तो मैं बता रहा था कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में बेसिकली ह्यूमैनिटी विल बी वर्शिप्ड। ह्यूमैनिटी विल कंसिस्ट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इवन उसने एक कैलेंडर भी बनाया था। तो पास्ट में जो ग्रेट ह्यूमंस हुए हैं, मोजेस, अरिस्टोटल, सुकरात, होमर, इन सब के नाम पे उसने मंथ्स का नाम रखा था। अगेन ही वेंट टू द सम रेडिक्यूलिंग एक्सटेंट, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं, वो सारे नोट्स में आपके दिए हुए हैं, बट अगेन कम चांस है। बट एक बार पॉजिटिव रिलीजन पूछा हुआ है और इन जनरल उसका थ्योरी का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ कवर कर दिया। तो ये हो गया इसका रिलीजन। एक चीज जो मिसिंग था वो ये था कि हमने बात किया था, वो बोलता है कि सोशियोलॉजी शुड स्टडी 2 थिंग्स। पहला है सोशल स्टैटिस एंड दूसरा है सोशल डायनेमिक। ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना अगर आप समझ गए तो समझ ही जाइएगा। सोशल स्टैटिक क्या है कि सोसाइटी में ऐसी चीज़ें जो कि सोसाइटी को यूनाइटेड रखी हुई हैं, सोसाइटी में इक्विलिब्रियम के फेज में है, सोसाइटी कैसे फंक्शन करता है, एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन है, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से कैसे रिलेटेड है, इसको स्टडी करने को वो बोलता है सोशल स्टैटिक। मतलब वो कहता है कि सोशियोलॉजी शुड फोकस ऑन स्टडिंग कि कैसे वन पार्ट, वन स्ट्रक्चर जो है दूसरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे फैमिली से रिलेटेड है, राइट। तो इस तरह से वो बोलता है कि सोशल स्टैटिक में जो है इक्विलिब्रियम फेज, कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, कैसे एक दूसरे से कॉपरेशन हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं सोसाइटी के, उसको पढ़ा जाएगा। वहीं पर उसका मानना था कि सोशल डायनेमिक में जो कि उसका मेन फोकस था, जैसे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इज बेसिकली स्टडिंग द सोसाइटी का डायनेमिक्स कि हाउ सोसाइटी इज चेंजिंग। बिल्कुल उसी तरह से सोशल डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ चेंज इन सोसाइटी कि सोसाइटी में चेंज कैसे आ रहा है। उसके हिसाब से दिस ऑल्सो फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशोलॉजिस्ट, क्योंकि अगर वही पढ़िएगा तभी तो आप क्रिटिकल फेज से बाहर आइएगा। तो उसका ये मानना था कि सोशोलॉजिस्ट शुड नॉट ओनली स्टडी द सोशल स्टैटिस्टिक्स इंटर रिलेशन, बल्कि दे शुड ऑल्सो स्टडी हाउ सोसाइटी इज चेंजिंग, वाई सोसाइटी इज चेंजिंग, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये था उसका सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक।